Today is 3rd March and I am going to give you your task 2 for SSC JEE prelims preparation and DDA JEE preparation। तो नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग का दोनों में कंबाइन सेम ही है, थोड़ा सा नॉन टेक के अंदर चेंज हो जाएगा, तो मैं वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज करता रहूँगा, लेकिन लगभग प्रिपरेशन दोनों की साथ में ही चलेगी। तो टास्क 1 में मैंने आपको दिया था कि आपको फुल टेस्ट जो मैंने अपलोड किया था उसको कंप्लीट करना है। आई होप आपने टास्क 1 बहुत अच्छे से कर दिया होगा। वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको अपनी ही कॉपी खोल के उसके अंदर उसके आंसर देने हैं। टास्क 2 देने से पहले एक क्वेश्चन जो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन फिर भी बार बार पूछा जा रहा है, वो है एसएससी जेईई मेंस की जो कट ऑफ है कितनी रहेगी। तो इसका एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि किसने कितना अटैम्प्ट किया है। ऐसे किसी ने भी अपलोड कर दिया है कि मैंने इतना अटैम्प्ट किया है या फिर हमने 300 का अटैम्प्ट किया है, उससे कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन एक लेमन टर्म में, एक आम आदमी की भाषा में अगर एनालाइज करूँ मैं, तो 2019 वाले पेपर से मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ, 2019 और 2022। तो उसमें आई गेस 315 कट ऑफ गई थी फाइनल, ठीक है, बीआरओ के लिए। और आपकी 2022 में मान लो 315 कट ऑफ, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ करेक्शंस लगाते हैं। तो देखो, तब 315 गई थी कट ऑफ और इस बार मान लो 315 ही जाएगी। अब इसके अंदर करेक्शन लगा लगा के अब 315 से कम जाएगी। तो इतना तो समझ में आ गया, 315 तो अपर लिमिट है, इस तरह से मान के चलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे जो मेंस का पेपर आया था वो 300 में से 300 नंबर का पूरा अटैम्प्ट करने लायक आया था। कुछ भी ऐसा नहीं था उसके अंदर कि कॉन्सेप्चुअल हो, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कभी पहले नहीं आया था और लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया। लेकिन इस बार एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे थे, ज़्यादा भी थे लेकिन सभी पार्ट्स को अगर जो हम अरेंज करें और देखें तो 3 क्वेश्चन तो लगभग बच्चों के या तो गलत हुए होंगे या फिर छुटे होंगे। एक आधे को छोड़ दें, लगभग 99% 90% बच्चों ने 3 क्वेश्चन तो छोड़े ही होंगे। क्योंकि जैसे रिकूपरेशन टेस्ट आ गया था, वैसे तो सिंपल फॉर्मूला है उसका, लेकिन वो कभी पहले पूछा नहीं गया था, तो लेकिन छुटा होगा वो बच्चों से। जैसे प्लेनीमीटर का यूज़ करके एरिया निकालना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर या रेस्ट अर्थ प्रेशर, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कई बच्चों ने उसको रेस्ट एक्टिव भी किया है, कई ने पैसिव भी किया है और कई ने रेस्ट भी किया है। जिन्होंने रेस्ट किया है उसका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं देखे गए थे 2019 वाले में, लेकिन इस बार देखे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे कर लो जिसके अंदर आपके नंबर कट सकते हैं। तो 45 नंबर, 315 में से 45 नंबर तो ऐसे कम कर लो। तो अगर सीधा देखा जाए तो 270, ये सीधा 270 पे आ जाती है कट ऑफ। आगे चलो कि अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स की कट ऑफ लगभग 120 नंबर गई थी और इस बार कट ऑफ जो है 110 पे गई है, ठीक है। तो 10 नंबर इसके अंदर से और कम कर लो, तो मेरे हिसाब से तो 260 पे सिलेक्शन हो जाएगा, बीआरओ मिल जाएगा जनरल को। ये मतलब ये कॉमन सेंस आपको भी समझ में आ रही होगी। वैसे कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता बिना डेटा के, लेकिन इतना आप समझ सकते हो कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इससे कम भी जा सकती है, इसके आसपास भी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 300 से ऊपर निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 260 के आसपास रहेगी यूआर की फाइनल, जो सिलेक्टेड बच्चा होगा उसकी। इससे कम भी जा सकती है ओवरऑल। तो ये तो था एनालिसिस। अब आते हैं टास्क 2 के ऊपर। टास्क 1 आप सबने कर लिया होगा, अब टास्क 2 मैं आपको देता हूँ। देखो, अप्रोच मेरी ये रहेगी, क्योंकि जैसा कि बच्चों ने बताया है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में हो सकता है डीडीए जेई का एग्ज़ाम, एसएससी जेई का तो उसके बाद कहीं दूर है। तो हम कोशिश करेंगे सिलेबस को बल्क में कंप्लीट करने का। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनको करेंगे, और चीज़ें एक बार गो थ्रू होंगे चीज़ों के, और उसके बाद फिर मतलब जैसे इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो होल टू पार्ट चलेंगे। मतलब पहले एक बार पूरा देख लेंगे और उसके बाद फिर डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर हम चीज़ों को देखेंगे जो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। तो मेरी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी ताकि अप्रैल में कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो आपकी इतनी तैयारी हो कि एक एवरेज पेपर आए तो आप कर दो। अगर आप स्पेसिफिकली होके चलोगे कि सिलेबस का ये पार्ट इस तरह से कंप्लीट करते हुए चल रहे हो बहुत अच्छे से, तो क्या होगा कि जब अगर जो एग्ज़ाम आ गया तो आप सिर्फ बहुत कम पार्ट को गेन कर पाओगे, और उसमें क्या होगा कि आप टफ क्वेश्चन तो ज़रूर कर दोगे, लेकिन अगर पूरा पेपर एवरेज आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। मेरा जो पर्पज़ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करा दूं टास्क दे दे के, ताकि आप एक बार सिलेबस को पूरा ऊपर से देख लो, वो जीएस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आज मैं आपको टास्क कुछ इस तरह से ही दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, डीडीए जेई से स्टार्ट करते हैं और लगभग दोनों का सेम रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ 2 टास्क देने वाला हूँ।
एक दूंगा मैं सिविल का टॉपिक और एक दूंगा मैं जीएस का टॉपिक, और जीएस का टॉपिक नहीं होगा, ये पूरा एक पार्ट दे दूंगा मैं। तो इसमें क्या है, जीएस में आप मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है आपको, मैंने अपलोड किए हुए हैं नोट्स, आपके पास भी होंगे कोई नोट्स तो उससे भी आप देख सकते हो। आप सीधा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट खोलोगे और उसके बाद रीडिंग लगाते हुए चलोगे। ये करीब 3 से 4 घंटे लगा के आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी रीडिंग लगा लोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर एक एक चीज़ याद करो या फिर कुछ भी याद करो। आपका पर्पज़ ये होगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करोगे और बिल्कुल लास्ट तक, इंडिपेंडेंस तक आप पढ़ते हुए चलोगे उसको। थोड़ा सा गैप ले लेके पढ़ सकते हो, लेकिन सुबह से शाम तक का आपका टास्क ये होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा गो थ्रू होना है आपको। आप जीएस को कभी पढ़ते ही नहीं हो, उसकी वजह से ऐसा लगता है आपको कि जीएस तो ऊपर से चली जाती है सिर के। आप ये सोचो कि आपने कितना टाइम अब तक इन्वेस्ट किया है जीएस के ऊपर। तो आज आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करनी है और ख़त्म करनी है। कैसे होगा ये, बस रीडिंग लगाते हुए चलो, जैसे अखबार पढ़ते हो बिल्कुल इस तरह से ही पढ़ते हुए चलना है। बहुत सारे पेजेस होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, लेकिन जैसे कि आप स्क्रॉल करते रहते हो पोस्ट को, पता नहीं कितनी पोस्ट आप पढ़ लेते हो इंस्टाग्राम की, या फिर शॉर्ट्स देख लेते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, 2-3 घंटे लगा के आपको मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से आखिर तक। इसके अंदर चाहे आपको एक भी फैक्ट याद ना हो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। आपको बस पूरा एक बार रीड करना है, समझना है, समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसके नोट्स कहाँ पे हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और एक और फिर से मैं अपलोड कर दूंगा। एक नया चैनल मैंने बनाया है एसएससी जेई प्रीलिम्स और प्लस डीडीए जेई का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो आज का आपका टास्क रहेगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी गो थ्रू करनी है। अब आते हैं सिविल के ऊपर। जैसा कि आज दूसरा दिन है तो मैं धीरे धीरे रिदम को बढ़ाता हुआ चलूँगा। आज मैं सिर्फ आपको एक चैप्टर दे रहा हूँ, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना है। चैप्टर का नाम है पाइप फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये चैप्टर है। एसएससी जेई प्रीलिम्स में भी अच्छा पूछा जा सकता है इसका, और डीडीए जेई में भी पूछा जाता है। तो आपको पाइप फ्लो पढ़ना है। ये पाइप फ्लो जो मैंने दिया है ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो उसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन इसके, तो इसलिए मैं पाइप फ्लो दे रहा हूँ आपको। तो पाइप फ्लो में आपको क्या क्या करना है, इसके आपके पास नोट्स होंगे। सबसे पहले आपने कुछ भी आपको आता हो, जितना भी आता हो, फिर भी आपको एक बार नोट्स देखने हैं। नोट्स में जो चीज़ समझ में नहीं आती है वहाँ पे समझनी है उसको। तो सबसे पहले तो आप नोट्स देखोगे इसके। नोट्स देखने के बाद जो उसके अंदर क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो उसको बस एक बार देख लेना कैसे सोल्व हुआ है। आपको बस लॉजिक्स पता होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप उसको सोल्व करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कन्वेंशनल की अप्रोच नहीं हम रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें होती है, लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए। तो पाइप फ्लो करोगे आप, पहले तो अपनी क्लास नोट्स देखोगे आप, जो भी आपने अब तक बनाए हैं या फिर अपलोड किए हुए मैंने, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, आप क्या करोगे, आप इसके अंदर वाई सी टी ए ई की किताब होगी आपके पास, तो आप क्या करोगे, उस वाई सी टी ए ई में जाके आप पाइप फ्लो वाला चैप्टर देखोगे, और उसकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब आप कर लोगे। तो आपका आज का टास्क क्या रहेगा, थोड़ा मॉडरेट टर्म में मैं रख रहा हूँ क्योंकि दूसरा दिन है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि रिदम आप पकड़ के आगे पढ़ाई कर सको। तो एसएससी जेई और डीडीए जेई दोनों के लिए क्या है आज टास्क, जीएस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी गो थ्रू करना है, ठीक है। थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इससे ये होगा कि आपने एक बारी में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर ली, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 एक एक स्टेप लेके उसको अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। कांग्रेस के सेशंस, ठीक है, जितनी भी आपके पास मूवमेंट्स थी उनको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पूरा गो थ्रू होना है। दूसरा, सिविल के अंदर आपको फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, ये आपको पढ़ना है, और उसके बाद इसके अभी करने हैं आपको वाईसीटी के क्वेश्चन। अगर आपने ये सब किया भी हुआ है तो आप ईएससी के पीवाईक्यू भी देख सकते हो इसके, लेकिन सबसे पहली कि आपको नोट्स देखना है, और उसके बाद आपको वाईसीटी एई के क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो ये भी मैंने अपलोड की हुई है ग्रुप के ऊपर, फिर से मैं अपलोड कर दूंगा एक बार ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े। तो ये तो था आपका आज का टास्क 2। टास्क 1, टास्क 2, इस तरह से टास्क करते रहोगे तो सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि बहुत कम कम चीज़ें हैं, लेकिन धीरे 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 ये कंपाइल होकर इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा। जो शुरू से करता हुआ चलेगा इसको, ठीक है, उसका बड़े आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो स्टार्टिंग में इसको छोड़ देगा या फिर नहीं करेगा, तो बाद में चीज़ें इतनी कंपाइल हो जाएंगी कि बैकलॉग्स इतने हो जाएंगे कि तब कोई आपके पास चारा नहीं बचेगा कि छोड़ के फिर आगे बढ़ने का, ठीक है। तो अभी से सारी चीज़ें करो, बहुत धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ सिलेबस को, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1-2 महीने में बड़े आराम से। तो चलो अब मैं प्रीवियस ईयर जो आपने किया होगा उसका टेस्ट ले लेते हैं कि मतलब क्वेश्चन मैं वो नहीं पूछूंगा, लेकिन उसके आसपास के पूछूंगा, क्योंकि मैंने ये बोला था आपको कि आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं, देख लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पाइप फ्लो से ही स्टार्ट करते हैं। आपको मुझे बताना है कि जो माइनर लॉस होता है,
माइनर लॉस के अंदर जो फॉर्मूला होता है सडन एक्सपेंशन का क्या होता है, ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्शन का क्या होता है, और मेजर, ठीक है, मेजर लॉस होता है उसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है। वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो इसके जो आंसर हैं वो ये है कि जब सडन एक्सपेंशन होता है तो फॉर्मूला बनता है v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन 2g। याद रख सकते हो, कई बार वैसे इनको एक्सचेंज कर दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ऐसे समझो कि जब एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए v1 से v2 माइनस हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है अपॉन 2g। देखो ये वाली टर्म अपॉन 2g हमेशा रहेगी, इसके बाद का इसके बाहर वाला फैक्टर चेंज हो सकता है। लेकिन जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो होता है हमारे पास 0.5 v2 स्क्वायर बाई 2g। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, तो हमेशा एक्सपेंशन वाला बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मेजर लॉस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 8q स्क्वायर एफ एल अपॉन पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5, और इसको अगर जो v की टर्म में हम लिखेंगे तो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी टू जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये होता है f, ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर। अगर हम बोलें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन f डैश होता है, वो f बाई 4 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये 4 चीज़ें मैंने आपको पूछी है, फ्लो इंडेक्स, एक्टिविटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और सेंसिटिविटी, इन सब के आपको फॉर्मूले लिखने हैं। वीडियो को पॉज करो, अपनी कॉपी में फॉर्मूले लिखो, प्लस आपको इसका जो पूरा टेबल है वो भी बनाना है कि किसकी रीडिंग कब क्या होती है। तो टेबल तो नहीं बताऊंगा इसके, लेकिन फॉर्मूले जरूर बता देता हूँ आपको। तो वीडियो को पॉज करो और इन सबको लिखो। तो फ्लो इंडेक्स होता है आई पी अपॉन आई एफ, ठीक है, और आपका एक सेकेंड, टफनेस इंडेक्स होता है आई पी अपॉन आई एफ, ये फ्लो होता है, फ्लो इंडेक्स होता है। एक्टिविटी होता है परसेंट आई पी अपॉन परसेंटेज क्ले। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है आपका डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, और सेंसिटिविटी होता है क्यू यू अपॉन क्यू यू रिमोल्डेड, ये होती है सेंसिटिविटी। तो इनके अलग अलग चार्ट्स होते हैं, उन सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, पंप और टरबाइन, इनकी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला आपको लिखना है, और साथ में किस स्पेसिफिक स्पीड पे कौन सा पंप और कौन सा टरबाइन होता है ये आपको लिखना है। तो वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में ये भी लिखो और साथ में वो चार्ट भी बनाओ। तो इसका जो आंसर होता है एन एस इजकल टू एन, अगर जो पंप है, अगर जो टरबाइन है तो एन एस इजकल टू एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4, और एन एस इजकल टू एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। पंप के अंदर हम पानी पंप करते हैं तो यहाँ पे Q, और टरबाइन के अंदर हम पावर जनरेट करते हैं इसलिए यहाँ पे P है। नीचे H ही रहेगा, यहाँ पे N ही रहेगा, और यहाँ पे 5/4, यहाँ पे टरबाइन में ज़्यादा वैल्यू आती है और पंप में आती है कम वैल्यू। इसका आपको टेबल बना के इसकी वैल्यू भी याद करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैंने टेस्ट ले लिया आपका। बाकी ऐसे ही एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखना कि टास्क जितने भी मिलते रहे उनको तभी के तभी करते रहो, ये आपका मिनिमम काम है। अब जब आप इस मिनिमम काम को कर लोगे तो उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी और भी कुछ आप पढ़ना चाहो, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको करना ही है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।